हाँ भाई, क्या हाल चाल सबके? हो गई बातचीत पूरी? चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, पिछली क्लास में तो बात की थी सिंप्लेक्स की। अब सिंप्लेक्स के बाद में अपन बात करेंगे किसकी? द्वैतता। सिंप्लेक्स के बाद बात होती है द्वैतता, जिसे हम कहते हैं डुअलिटी। बहुत टिपिकल, टिपिकल क्या, बहुत बड़े सवाल हैं, इतना पूछेगा नहीं, फिर टेबल बहुत ज़्यादा बनती है उसमें। भाई सिंप्लेक्स में देखो, या तो सवाल पॉइंट जो थ्योरी लिखवाई है आपको वो सवाल पूछेगा सिंप्लेक्स में, या फिर ऐसा कर सकता है सिंप्लेक्स में कि जो अपरिबद्ध क्षेत्र वाले सवाल कराए थे लास्ट में, एक एक टेबल में पता चल रहा था, या इसमें सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध होगा, या वो सवाल पूछेगा। या कई बार क्या करता है कि पूरी टेबल बनी बनाई देगा आपको और एक जगह वैल्यू खाली छोड़ देगा। जैसे पेपर पिछले साल का भी देखें तो उसमें पूरी टेबल देगा और एक वैल्यू खाली छोड़ देगा। जैसे मान लो जेड जे माइनस सी जे वाली लाइन है और उसके अंदर 3 तो उसने खुद ने सोल्व कर दिए और एक जगह खाली छोड़ देगा या बॉक्स बना देगा और कहेगा कि इस बॉक्स में मान कितना आएगा। तो इस तरीके के सवाल आएंगे। पूरा सवाल पूछेगा तो मुश्किल से 2 सारणी तक पूछ सकता है, बाकी इससे ऊपर नहीं पूछेगा। भाई तीसरी टेबल बनना ये बहुत समय लगता है, फिर उसमें चाहे आप बनाएं चाहे मैं बनाऊं, टाइम लगेगा उसके अंदर। तो या तो सिंप्लेक्स में सीधा सीधा सवाल पूछेगा, थ्योरी वाला स्टेटमेंट जो लिखा है आपको कि इसका इष्टतम हल होगा कि नहीं होगा, जेड जे माइनस सी जे लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो, जो स्टेटमेंट लिखा है आपको, या तो वो पूछेगा, या फिर जो लास्ट में कुछ सवाल कराए थे मैंने, या फिर कृत्रिम चर के बारे में पूछ सकता है, या आपके न्यूनता पूरक और आधिक्य पूरक चर पूछ सकता है। तो इस तरीके से सवाल बनेंगे। पूरा सवाल नहीं पूछेगा, 4 टेबल वाला वो एक करा दिया। जैसे एक बार ऐसा ही पूछा है कि टेबल बना दी अगले ने और फिर जेड जे माइनस सी जे खाली छोड़ दिया कि इसमें मान क्या आएंगे। तो एक सवाल पूरा कर लिया, इसलिए बाकी बेसिक पता चल गया अपन को। ठीक है, अब देखो बात किसके आती है? द्वैतता है ड्युअलिटी की। तो द्वैतता है ड्युअलिटी का मतलब होता है कोई भी एलपीपी का सवाल है, जिसे अपन क्या कहते हैं? रेखिक प्रोग्रामन समस्या। तो कोई भी एलपीपी है अगर, तो उस एलपीपी के संगत एक एलपीपी और उससे क्या होती है? जुड़ी हुई या रिलेटेड होती है। अगर कोई भी एलपीपी है तो जो पहली ओरिजिनल एलपीपी होती है, पहला जो ओरिजिनल सवाल है, उसे तो कहते हैं आद्य समस्या। उसे तो क्या कहते हैं? आद्य समस्या या प्राइमल प्रॉब्लम कहते हैं। और उससे रिलेटेड जो जुड़ी हुई या संबंधी जो दूसरी एलपीपी है, उस एलपीपी को हम क्या कहते हैं? द्वैत समस्या या ड्युअलिटी या ड्वेल कहते हैं उसे। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? द्वैतता। तो पहले इसकी पूरी थ्योरी लिख लो, मैं बोल के लिखवा रहा हूँ, फिर सवाल चेंज करना सीखेंगे। इसके सवाल पूछ सकता आराम से, छोटे सवाल होते हैं इसमें। लिखिएगा, रेखिक प्रोग्रामन की जटिल समस्याओं, रेखिक प्रोग्रामन की जटिल समस्याओं, रेखिक प्रोग्रामन की जटिल समस्याओं को हल करने में, रेखिक प्रोग्रामन की जटिल समस्याओं को, रेखिक प्रोग्रामन की जटिल समस्या को हल करने में द्वैतता का सिद्धांत, हल करने में द्वैतता का सिद्धांत, हल करने में द्वैतता का सिद्धांत अधिक उपयोगी साबित होता है। द्वैतता का सिद्धांत अधिक उपयोगी साबित होता है। द्वैतता का सिद्धांत अधिक उपयोगी साबित होता है। प्रत्येक रेखिक प्रोग्रामन समस्या या एलपीपी लिख सकते हो। प्रत्येक रेखिक प्रोग्रामन समस्या या एलपीपी, प्रत्येक रेखिक प्रोग्रामन समस्या सदैव एक अन्य, प्रत्येक रेखिक प्रोग्रामन समस्या सदैव एक अन्य, सदैव एक अन्य रेखिक प्रोग्रामन समस्या, सदैव एक अन्य रेखिक प्रोग्रामन समस्या, सदैव एक अन्य रेखिक प्रोग्रामन समस्या से संबंधित या से संबंध होती है, से संबंध होती है, जिसे जिसे उस समस्या की
जिसे उस समस्या की द्वितीय समस्या कहते हैं, जिसे उस समस्या की द्वितीय समस्या कहते हैं, जिसे उस समस्या की द्वितीय समस्या या ड्यूअल प्रॉब्लम कहते हैं, तथा मूल समस्या को तथा मूल समस्या को तथा मूल समस्या को आद्य समस्या तथा मूल समस्या को आद्य समस्या या प्राइमल प्रॉब्लम कहते हैं, तथा मूल समस्या को आद्य समस्या या प्राइमल प्रॉब्लम कहते हैं, तथा मूल समस्या को आद्य समस्या या प्राइमल प्रॉब्लम कहते हैं। रेखिक प्रोग्रामन समस्याएं लिखिएगा आगे, एक लाइन और लिख लो। रेखिक प्रोग्रामन समस्याएं सदैव युग्म में रहती हैं। रेखिक प्रोग्रामन समस्याएं सदैव युग्म में रहती हैं। रेखिक प्रोग्रामन समस्याएं सदैव युग्म या पेयर में रहती हैं, जो एक दूसरे की द्वितीय समस्या कहलाती हैं। रेखिक प्रोग्रामन समस्याएं सदैव युग्म में रहती हैं, जो एक दूसरे की द्वितीय समस्या कहलाती है, जो एक दूसरे की द्वितीय समस्या कहलाती है। देखो क्या मतलब है कि भाई कोई भी एलपीपी होगी, कोई भी आपको सवाल दिया होगा, उस सवाल को हम क्या कहते हैं, जो सबसे पहले दिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, आद्य समस्या या प्राइमल प्रॉब्लम। अब इस प्राइमल प्रॉब्लम के संगत या करस्पॉन्डिंग क्या होती है, द्वैत समस्या, ड्यूअल प्रॉब्लम होती है आपके पास। इसके संगत क्या होती है, द्वैत समस्या। देखो आद्य समस्या को हम किस में बदलेंगे, द्वैत में, और द्वैत को अगर वापस बदलेंगे तो वापस किस में बदल जाएगी, आद्य समस्या में। अब बोले सर जरूरत कहाँ पड़ गई इसकी? इसकी जरूरत अपने तो चलो ऊपर ऊपर से पढ़ना है, जब सवाल करते हैं तो मान लो ये कोई सवाल दिया हुआ था आपको, सवाल तो सोल्व किससे होगा, सवाल तो सोल्व सिंप्लेक्स से ही होगा। अब सिंप्लेक्स से मान लो इस सवाल को सोल्व किया, 4 टेबल बनी, कितने टेबल बनी, 4। फिर इस सवाल को पहले किस में चेंज कर लिया, द्वैत या ड्यूअल में बदल लिया, कर लिया, द्वैती बना ली इसकी। और द्वैती के बाद में भी सोल्व तो किससे होना है, सवाल ही बच रहेगा ये भी, तो सोल्व तो किससे होगा, सिंप्लेक्स से। मान लो फिर 2 या 3 ही टेबल बन रही हैं, फिर कितने टेबल बन रही हैं, 2 या 3। तो बहुत सारे सवालों में एक तो अगर डायरेक्ट सोल्व करें और एक उसको किस में कन्वर्ट करके सोल्व करें, द्वैत या ड्यूअल कन्वर्ट करके फिर सिंप्लेक्स से सोल्व करें। तो पहली लाइन यही तो लिखी है देखो कि भाई द्वैती से हम कोई भी समस्या को सोल्व करते हैं तो आसान हो जाती है। आसान का मतलब कि इसमें 3-4 टेबल बन रही थी, यहाँ 2-3 टेबल बन रही है, तो सवाल में क्या हो जाएगी, आसानी। लेकिन अपने जो काम आएगा वो इतना ही आएगा कि सर आद्य समस्या को द्वैत में बदलेंगे कैसे। बाकी सोल्व तो वही सवाल है, वही सिंप्लेक्स की सारणी बनेगी, तो पूरा नहीं पूछेगा कि पहले तो आद्य को किस में बदलें, द्वैत में, और फिर उसको क्या करें, सोल्व। अब देखो होगा कैसे सवाल, लिखो आगे हेडिंग लगा लो, आद्य समस्या का द्वैत समस्या में निरूपण। 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 देखो 2 टाइप के सवाल होंगे इसमें। एक तो सर मान लो कोई सवाल किसका है, मान लो मैक्सिमम का, भाई सवाल मैक्सिमम जेड का भी हो सकता है और सवाल मिनिमम जेड का भी हो सकता है। तो देखो दोनों पे पहले बोर्ड पे देखो, बाद में लिख लेना। या सवाल किसका है, मिनिमम जेड का। अब पहले जो दी हुई होती है वो कौन सी समस्या है, आद्य समस्या, इसलिए अपन इस जेड के क्या लगा लेते हैं, पी का मतलब प्राइमल या आद्य समस्या है। अब मान लो यहाँ कुछ भी लिखा रहेगा कि कोई 2x1 3x2 ऐसा लिखा रहेगा आपके पास, तो इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, कोई कॉस्ट वाली होती है c और उसके साथ x लगे हुए होते हैं, cx ही कहते हैं। मिनिमम का सवाल होगा तो भी ऐसा ही होगा बेटा कि कोई कॉस्ट होगी और साथ में कोई x1 x2 x3 लगे होंगे। इसके बाद
हमारे पास यहाँ कौन सी कंडीशन के लिए कौन सी मैट्रिक्स कहते हैं उसे, ए मैट्रिक्स। भाई जो वैल्यू होती है समीकरणों की ए मैट्रिक्स, और उनके साथ x1 x2 लगे रहते हैं, और इक्वल यहाँ कोई बी लिखा रहता है आपके पास। और इधर अगर बात करें कंडीशन में तो इधर भी ऐसा ही होगा सर, कोई ए मैट्रिक्स में तो वो वैल्यू आ जाएंगी कोफिशिएंट वाली x, और यहाँ क्या लिखा रहता है b, और नीचे लिखा रहता है ये x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 0, जितने भी x1 x2 हैं, और ये हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो ये तो कौन सी है, प्राइमल, या तो क्या हो गया आपके पास आद्य समस्या। अब आद्य समस्या का मैं क्या चाहता हूँ कि किस में कन्वर्ट हो जाए, ये द्वैत समस्या, ड्वेल प्रॉब्लम मिल जाए इसकी, क्या बन जाए इसका, द्वैत समस्या ड्वेल मिल जाए। इसके हम क्या बनाना चाहते हैं, ड्वेल प्रॉब्लम बनाना चाहते हैं। तो जैसे ही आपके पास सवाल आता है तो उस सवाल में सबसे पहले ये देखना आपको कि अगर सवाल किसका है, मैक्सिमम का, तो चाहे सवाल वाले ने यहाँ कोई भी निशान दे रखे हो, हमें सारे के सारे निशान क्या बनाने पड़ेंगे, लेस देन इक्वल टू, तब ही इस सवाल को हम किस में बदल पाएंगे, द्वैत में। बात क्लियर है भाई? सवाल वाले ने तो कुछ भी लिखा होगा, यहाँ अगर मैक्सिमम देख लिया आपने और इसको कहता है कि क्या बनाना है इसका, द्वैत या ड्वेल बनानी है, तो चलो जो लेस देन है उनको तो कुछ करना नहीं है, और जो ग्रेटर देन है उनको किससे गुणा कर लेंगे, माइनस से, तो क्या हो जाएगा, निशान परिवर्तित हो जाएगा। तो जब तक मैक्सिमम का सवाल है सारे लेस देन नहीं करोगे तब तक आप क्या नहीं बना सकते, द्वैत नहीं बना सकते। ऐसी बात इधर है कि अगर इधर हम द्वैत समस्या चाहते हैं, ड्वेल प्रॉब्लम बनाना चाहते हैं, तो मिनिमम का सवाल देखते ही तुरंत यहाँ ध्यान जाना चाहिए कि जितने भी सब प्रतिबंध या कंडीशन है सब में निशान किसका होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, तभी हम अगले स्टेप पे बढ़ पाएंगे। ये तो बेसिक काम है, मतलब ये सवाल सोल्व करने लायक बन चुका, ठीक है। अब इसकी क्या बनानी है आपको, द्वैत। जैसे द्वैत बनाते हैं तो मैक्सिमम किसमें बदल जाता है, मिनिमम में। जेड पी की जगह क्या कहने लग जाएंगे, जेड डी, जेड पी की जगह क्या कहने लग जाएंगे, जेड डी। इसके बाद बराबर में यहाँ जो बी मैट्रिक्स होती है सवाल में, ऐसे तो वैल्यू होती है इसकी 3-4 समीकरणों में, यही तो है बी मैट्रिक्स आपकी। इस बी मैट्रिक्स का आपको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज का मतलब कॉलम में होती है, किस में बन जाएगी, रो में। तो अब सी नहीं आएगा, यहाँ बी ट्रांसपोज चला जाएगा, और पहले कोई चर x1 x2 होते थे, अब कोई नाम w दे देंगे, अब क्या हो जाएंगे w1 w2 w3, या y दे सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद कंडीशन, कंडीशन में जो a लिखा रहता है इस a का क्या कर दो, ट्रांसपोज। x की जगह चर बदल जाएंगे, क्या हो जाएंगे w1 w2 w3 w, निशान सर लेस देन का था तो अब हो जाएगा ग्रेटर देन का। अब बोले सर b यहाँ से ले गए आप तो उल्टा करके इधर लाइन में लग गया, तो c को लिया, c को ऐसे कर दो, ऐसे करने का मतलब c का क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। जो चर हैं w वो सारे ग्रेटर देन क्या होने चाहिए, 0। क्लियर सबके? इस पे आओ। सवाल किसका है बेटा, मिनिमम का, तो क्या करेंगे, मैक्सिमम। z का तो z ही रहेगा, ड्वेल बना दिया तो क्या कह देंगे, zd। काम वही होगा, ये b ऊपर चला जाएगा ट्रांसपोज होके, भाई कॉलम की बजाय क्या बन जाएगा, रो में लग जाएगा, और ये जो रो है सी वाला ये यहाँ कॉलम बन जाएगा। तो सब्जेक्ट टू कंडीशन, ए का क्या हो जाएगा बेटा, w भी लगा देते हैं, ए का ट्रांसपोज, कोई चर w1 w2 ग्रेटर देन है तो क्या आ जाएगा, लेस देन, और यहाँ आ जाएगा सी ट्रांसपोज, और जितने भी w हैं सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये भी अपने आप में सवाल है, ये देगा एग्जाम में और फिर पूछेगा कि इसका द्वैत क्या होगा, तो ये 4 ऑप्शन दे सकता है, ये भी सवाल है। और बाकी सारे सवाल इसी तरीके से अपन चेंज करेंगे। अब देखो उल्टा देख लें एक बार, बाद में लिखना। मैंने कहा था इससे ये बना सकते हैं और इससे ये बना सकते हैं। अब देखो इससे उल्टा बनाएंगे तो क्या यही बनेगा क्या, इसको तो मत देखो, इसको देखो कि ये सवाल है अपना, ये पहला सवाल है, इसका अब क्या करना है, द्वैत। तो सवाल किसका है, मिनिमम का, तो क्या बनेगा, मैक्सिमम। जेड डी की जगह क्या लिख देंगे, जेड पी, इसका तो कोई रोल नहीं है सर। यहाँ जो लिखा रहता है वो तो यहाँ चला जाएगा ट्रांसपोज होके, तो और ये यहाँ जो लिखा रहता है वो ऊपर आ जाएगा, तो सी टी का 2 बार ट्रांसपोज होगा तो सी बन जाएगा, तो ये ऊपर सी। पहले चर डब्लू काम में लेते थे, अब क्या हो गया, एक्स। ए का यहाँ जो लिखा रहता है इसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज। और देखो कंडीशन भी सही है, मिनिमम है तो सारे निशान क्या है, ग्रेटर देन। यहाँ जो लिखा रहता है इसका ट्रांसपोज, अब एक बार तो ट्रांसपोज है, दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे तो वापस से ए,
चर क्या कह देंगे, x। मैक्सिमम बना लिया तो ग्रेटर देन से निशान क्या हो गए, लेस देन। फिर सर जो यहाँ होता है वो नीचे आएगा, तो b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करूंगा तो क्या आ गया, b, और सारे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। करो देखें नोट। अब ये तो थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि सर मैक्सिमम का सवाल है तो निशान लेस देन होने चाहिए। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया ना, इसकी लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि मैक्सिमम का सवाल है तो निशान किसके होंगे, लेस देन के, तभी आगे बढ़ पाएंगे। और अगर सवाल मिनिमम का है तो सारे साइन किसके होने चाहिए, ग्रेटर देन के, तभी हम बदल पाएंगे। ऐसे बदलेंगे तो गड़बड़ होगा फिर। चलें आगे। देखो अब सवाल लिखिएगा, सोल्व करो, बाकी और कोई फॉर्मूले नहीं है इसमें। क्वेश्चन दिया हुआ आपको, मिनिमम z इक्वल टू 2x1 प्लस 2x2, 2x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 प्लस 4x3। सब्जेक्ट टू कंडीशन दे रखी है आपको 2x1 प्लस 3x2, 2x1 प्लस 3x2 प्लस 5x3 प्लस 5x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 3x1 प्लस x2, 3x1 प्लस x2 प्लस 7x3 प्लस 7x3 लेस देन इक्वल टू 3। यह है x1 प्लस 4x2, x1 प्लस 4x2 प्लस 6x3 प्लस 6x3 लेस देन इक्वल टू 5। और ये लिखा हुआ है ऑल x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कोई भी एक आद्य समस्या दी गई है, आपको क्या पूछेगा, द्वैत समस्या ज्ञात कीजिए, इसकी ड्यूअल प्रॉब्लम बनानी है, बनाइएगा। लो बोले, एक पूछ रहा है कि आज मैच कौन जीतेगा, आपको क्या लगता है बता दो, रुपए लगाने में आसानी होगी हमें, बोलो। मतलब ये क्लास नहीं लग जाऊंगा मैं कि अब सेशन पास होगा कि नहीं होगा, चौका आएगा छक्का आएगा, है ना, है ना, ये काम करने लग जाऊं, बताओ कि टारगेट ये क्रॉस करेगा नहीं करेगा, है फाइनल क्या आ रही है, ये है ना। तुम तो आज ड्रीम 11 तो ये तो अब चालू हुई है ना, पहले और 11 चलती थी, है ना। ये करा भी एलपीपी की, बेटा एलपीपी की जो किताब होती है वही किताब है ना, जो ही कॉलेज में चलती है वही किताब अपने, और तो कोई नई तो कहाँ से लाई।
कर दिया भी सबने? सीधा सा काम है, मिनिमम का सवाल है तो सारे निशान क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन होने चाहिए। तो एक ग्रेटर देन नहीं है उसको बना लो भाई, एक ग्रेटर देन नहीं है ना, दो नहीं है तो दो को बना लो। कहाँ दिक्कत है, इनको किससे गुणा कर लो, माइनस से, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। फिर यहाँ जो आते हैं उनको ऊपर लगा दो, इसका ट्रांसपोज कर दो, ऊपर जो है उनको कहाँ लगा दो, नीचे लगा दो भाई। स्टैंडर्ड फॉर्म यही तो बनेगी। सॉल्यूशन देखें, मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म। सवाल मिनिमम है तो मिनिमम ही रहेगा, इसमें ऐसा नहीं है कि चेंज करूंगा मैं। मिनिमम z कितना हो गया 2x1 प्लस 2x2 प्लस कितना हो गया 4x3। सब्जेक्ट टू कंडीशन, ये तो निशान पहले से ग्रेटर देन है तो कुछ नहीं करना। 2x1 प्लस 3x2 प्लस क्या हो गया 5x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये ग्रेटर देन नहीं है, ये भी ग्रेटर देन नहीं है, तो किससे गुणा करें, माइनस से। तो ये हो गया माइनस का 3x1 माइनस का x2 माइनस का 7x3 ग्रेटर देन इक्वल टू -3। ये हो जाएगा -x1 माइनस 4x2 माइनस 6x3 ग्रेटर देन इक्वल टू -5। x1 x2 x3 ऑल ग्रेटर देन क्या हो गए 0। अभी तो ये सवाल सोल्व करने लायक बना है, ठीक है। अब इसका द्वैत या ड्वेल प्रॉब्लम बना देते हैं। अब इसकी क्या बना देते हैं, ड्वेल प्रॉब्लम, द्वैत समस्या बना लेते हैं इसकी। तो क्या होगा, मिनिमम क्या हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम। z को zd कहने लग जाएंगे, ठीक है। फिर क्या लिखा है देखो पीछे, b का ट्रांसपोज ऊपर लगा लो, तो 2 3 -5, 2 -3, ये हो गया -3 और ये हो गया -5। चर लगा लो कोई W1 W2 और क्या लगा लिया W3। तो ये तो क्या हो गया, इसका z बन गया। सब्जेक्ट टू कंडीशन, अब मैंने कहा था कि सर जो यहाँ लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स दिख रही होगी आपको, 2 -3 -1, इसका क्या करना है, ट्रांसपोज। मतलब जो कॉलम है वो क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा। तो इसको ले लेते हैं 2 -3 और -1, ये पहला कॉलम अब क्या बन जाएगा, पहली रो बन जाएगी आपके पास। तो हो जाएगा सर 2W1 -3W2 और -1 है क्या, तो 1 को W3। सेकंड ले लेते हैं, तो सेकंड हो गया सर 3W1 -W2 -4W3। फिर थर्ड ले लेते हैं, तो ये हो गया 5W1 माइनस का 7W2 माइनस का 6W3। लिख दिया, ट्रांसपोज कर दिया इसका। इसके बाद अब मैक्सिमम का सवाल आते हैं निशान किसके, लेस देन के। तो सारे निशान किसके लगा लेते हैं, लेस देन इक्वल टू के। और जो ऊपर लिखा हुआ था C वो नीचे आ जाएगा भाई, B तो कहाँ चला गया ऊपर, तो C नीचे आ जाएगा। तो C ट्रांसपोज कितना है 2 2 और कितना है 4, और ये हो गया W1 W2 W3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही आपका सवाल है। ड्वेल में चेंज हो गया, करो देखें नोट। कर लिया नोट सबने। अब देखो अगला सवाल। तो ये तो क्लियर है अभी कि सवाल किसका था, मैक्सिमम का। तो सारे समीकरण किस में होने चाहिए, लेस देन में। अच्छा मिनिमम था ना, सवाल मिनिमम है तो सारे किस में होने चाहिए, ग्रेटर देन में।
तो ग्रेटर देन अभी तो सवाल सोल्व होने लायक बना है, ठीक है। अब इसको हमने सोल्व कर लिया, z को zd कह दिया, मिनिमम मैक्सिमम बन गया, b है वो ट्रांसपोज होके ऊपर चला गया, c ट्रांसपोज होके नीचे आ गया, a का क्या कर लिया ट्रांसपोज, कि मतलब जो कॉलम था वो क्या बन गया, अब रो बन गया, ठीक है। अब देखो अगला सवाल, क्वेश्चन दिया हुआ आपको मैक्सिमम ZP इक्वल टू, अब अगर कोई कहे कि इस सवाल का उत्तर निकालो, तो अब चाहे तो इसको सोल्व कर लो सिंप्लेक्स से, और चाहे सिंप्लेक्स से इसको सोल्व कर लो, आंसर दोनों में क्या आएंगे, सेम। अब इसमें से मैक्सिमम तो ठीक है ऊपर, यहाँ इक्वल टू होने चाहिए सिंप्लेक्स में, तो यहाँ कोई जुड़ जाएगा W4, W5 और W6, फिर वैसे टेबल बन जाएंगे आपके पास। तो अपना इतना काम नहीं है, इतनी बातें हैं कि चेंज कैसे करेंगे। नहीं पूछेगा बेटा, है ना, पूछेगा तो फिर छोड़ना ही पड़ेगा। 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3, मैं ग्रेजुएशन में 2-4 सवाल ऐसे देगा जो देखते ही छोड़ने पड़ेंगे अपन को, ज़रूर देगा ऐसे कि इनके हाथ नहीं लगाएंगे, आते हैं लेकिन हाथ नहीं लगाएंगे। अब मान लो सिंप्लेक्स का सवाल दे दे 4 चर वाला, x1, x2, x3, x4, और मान आएंगे चारों के, तो फिर देखा 3 समीकरण, ठीक है मिलते हैं अगली बार, ये है ना, कोई इश्यू नहीं है ना, बाद में मिलेंगे, पहले राउंड में कर लेते, कोई समय बचा तो देख लेंगे, बाकी नहीं छेड़ना है सवाल को। ये हो गया 4x1, 1-2 सवाल देता है ऐसा, 2-3 भी देता है कई बार, कि वो तो उदाहरण देखेगा और लिख देगा, ये है ना पेपर में, अब उसको थोड़ी पता है कि सोल्व करते क्या क्या समस्याएं आएंगे हमारे साथ। 3x2 प्लस कितना x3 इक्वल टू दिया हुआ आपको 6, x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3 इक्वल टू 4, और ये है x1, x2, x3 ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस सवाल की क्या बनानी है आपको, द्वैत समस्या, ड्यूअल प्रॉब्लम। अब बोले सर द्वैत में तो हम सीख के आए थे निशान ग्रेटर देन या लेस देन, अब क्या करें, इसमें तो बदल भी नहीं सकते, चलो उसमें तो किससे गुणा कर लेते, माइनस से, तो अपने हिसाब से व्यवस्थित हो जाता। अब देखो जब सवाल इक्वल टू का आए तो उसे क्या करना आपको, इसके 2 समीकरण लिखे जाएंगे, इक्वल टू वाले कितने बनाने आपको, 2, एक लिख लो लेस देन और एक क्या लिखा जाएगा, ग्रेटर देन, इसके भी क्या लिखे जाएंगे, 2, लेस देन और ग्रेटर देन, लिख दिए दोनों, कुछ नहीं करना, बस यहाँ निशान बदलना है, तो कितने समीकरण हो गए, 4। अब सवाल देखो किसका है, मैक्सिमम का, तो लेस देन वाले तो सर चाहिए, और जो ग्रेटर देन वाले लिखे उनको अब किससे गुणा कर लो, माइनस से, तो चारों किस में हो जाएंगे, लेस देन में, करो देखे सॉल्व। तो जब भी इक्वल टू का कोई भी सवाल आए, चाहे एक समीकरण आए चाहे 2 आए, तो इक्वल टू वाले के कितने बनेंगे, 2, एक लेस देन और एक ग्रेटर देन, एक की तो डायरेक्ट जरूरत होगी और एक को माइनस से गुणा कर लेंगे, तो अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा वो।
देखो भाई, इसकी हम दो समस्याएं बना सकते हैं। इसके दो समीकरण बनेंगे, 4x1 प्लस 3x2 प्लस x3, और एक तो लिख देते हैं लेस देन इक्वल टू 6। एक बनेगा सर 4x1 प्लस 3x2 प्लस x3 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 6। इक्वल टू वाला ये भी है तो इसके भी दो लिखे जाएंगे। तो एक तो होगा बेटा x1 प्लस 2x2 और प्लस 5x3 लेस देन इक्वल टू 4। एक होगा बेटा x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये बन गया सवाल। मैं अगला देने को ऐसे भी दे सकता था और ऐसे भी दे दिया, एक ही बात है। अब सवाल किसका है, मैक्सिमम का। तो मैक्सिमम में ज़रूरत किसकी है, लेस देन की। भाई उल्टी ज़रूरत होती है ना, मैक्सिमम में ज़रूरत किसकी है, लेस देन की। तो देखो ये दो में तो कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, और इनको भी क्या बनाना है, लेस देन। तो इनको लेस देन बनाने के लिए किससे गुणा कर ले, माइनस से। तो अपने सवाल की मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन गई, ये बन गया आपका सवाल कि सर मैक्सिमम ऑफ ZP इक्वल टू, ये हो गया 2x1 प्लस 3x2 और प्लस कितना हो गया, x3, सब्जेक्ट टू कंडीशन। ये हो गया सर 4x1 प्लस 3x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू कितना, 6। माइनस से गुणा कर लो इसको, 4x1 माइनस 3x2 माइनस x3 लेस देन इक्वल टू -6। ये है सर x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3 और लेस देन इक्वल टू 4। अब इसको भी लेस देन बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस से। तो ये हो गया -x1 माइनस का 2x2 माइनस 5x3 लेस देन इक्वल टू -4, और x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गए, 0। अब चेंज हो जाएगा सवाल। इसको नीचे से यहाँ ले आओ, इसको ले जाओ ऊपर, इसका क्या कर लो, ट्रांसपोज। तो डेल बन जाएगी आपके पास। तो अब इसके ड्यूअल बनाएंगे तो ड्यूअल प्रॉब्लम क्या होगी आपके पास, मैक्सिमम का सवाल है तो क्या हो जाएगा बेटा, मिनिमम। ZP को क्या कहने लग जाएंगे, ZD। ये नीचे से ये वाले कहाँ चले जाते हैं, ऊपर। तो ये हो जाएगा 6W1 माइनस 6W2 प्लस 4W3 माइनस 4W4। ठीक है, बन गया ये। तो अब इसका ट्रांसपोज करना है, मतलब ये जो कॉलम है वो क्या बन जाएगा, रो। तो 4 -4 एक और -1 सब्जेक्ट टू कंडीशन। तो हो जाएगा 4W1 माइनस 4W2 प्लस W3 माइनस W4। इसके बाद ये लिखेंगे 3W1 माइनस के 3W2 प्लस के 2W3 और माइनस के 2W4। फिर अगला लिख देंगे W1 माइनस W2 प्लस 5W3 माइनस कितना हो गया, 5W3। सवाल किसका बन गया बेटा, मिनिमम का। तो निशान किसके लगाऊं, ग्रेटर देन के। निशान किसके लगाएं, ग्रेटर देन के। ठीक है, और ये जो ऊपर थे ये कहाँ जाएंगे, इनके आगे। तो कितना हो गया, 2 3 और 1, 2 3 1। ये हो गया W1 W2 W3 W4 ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही सवाल आपका। तो जब इक्वल टू आता हो तो उसको दो इक्वेशन बनाएंगे। तो लेस देन ग्रेटर देन तो क्लियर है ना सबको, मैक्सिमम कब है, मिनिमम क्या करना है,
प्राइमल में अगर मैक्सिमम है तो उधर क्या होगा, मिनिमम। मैक्सिमम के लिए सारे सवाल लेस देन होने चाहिए, मैक्सिमम उधर बदल जाएगा मिनिमम, तो क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू। लिखें अगला सवाल, देखो अब इसकी अगला मैट्रिक्स बना के भी दे सकता ऑप्शन में, भाई इसकी मैट्रिक्स दे देगा 4 -4 1 -1, तो मैट्रिक्स भी दे सकता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी भी मैट्रिक्स दे देगा तो कोई बात नहीं है। अगला देखो, ये दिया हुआ है मिनिमम ZP, मिनिमम Z। अपनी तरफ से जो दिया हुआ होता है वो प्राइमल होती है। अगला चाहे P लिखे चाहे नहीं लिखे, अपन तो लिख देते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सवाल दिया हुआ वो प्राइमल प्रॉब्लम है। x1 + x2 प्लस क्या है, x3, सब्जेक्ट टू कंडीशन x1 - 3x2, x1 - 3x2 प्लस 4x3 = 5 प्लस 4x3 = 5, x1 - 2x2, x1 - 2x2 लेस देन इक्वल टू -3, और 2x2 - x3, 2x2 - x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और नीचे लिखा हुआ है x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और फिर कहता है कि आगे लिखा हुआ x3 चिन्ह में अप्रतिबंधित है, x3 चिन्ह में अप्रतिबंधित है, अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन, अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन, चिन्ह में अप्रतिबंधित है या अनरेस्ट्रिक्टेड, अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। सवाल लिख लो भाई, कुछ मत करना है ना, कहीं करने लग जाओ, है ना। देखो जो काम बाकी होने हैं वो तो वही होंगे कि सर इक्वल टू वाला है तो इसके कितने बनेंगे, 2। बाकी सवाल किसका है, मिनिमम का, तो सारे निशान किसके होने चाहिए, ग्रेटर देन के। वो बेसिक बातें तो वही है। लेकिन जब ये आ जाता है x3, कोई भी जरूरी नहीं कि x3 दे, x2 भी दे सकता है, x1 भी दे सकता है। जब ये कह दे चिन्ह में अप्रतिबंधित है, चिन्ह में अप्रतिबंधित का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना कोई ज़रूरी नहीं है। भाई चिन्ह की कोई इस पे कंडीशन नहीं है। देखो इन पे तो कंडीशन है चिन्ह की कि किसके होंगे, प्लस के होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होंगे, 0। तो जब ऐसा हो जाए चिन्ह में अप्रतिबंधित हो, तो उस स्थिति में जो चर कहता है, तो कौन से चर के लिए बात कर रहा है, x3 के लिए। तो x3 को दो चरों के अंतर के रूप में लिखना पड़ेगा अपन को। तो x3 को हम किस रूप में लिखेंगे, जैसे मान लो अब x3 को हम लिख देंगे x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। x3 को दो चरों के अंतर के रूप में आपको व्यक्त करना पड़ेगा। तो देखो क्या करेंगे इसमें, यहां से देखो ऊपर से चेंज करना शुरू करते हैं सवाल में। सवाल है किसका बेटा आपके पास, मिनिमम ZP इक्वल टू, ये हो गया x1 + x2। अब x3 नहीं रहेगा, अब x3 की जगह लिखेंगे x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। ठीक है, सब्जेक्ट टू कंडीशन है अपने पास, कौन सा है बेटा, इक्वल टू। तो इक्वल टू है तो मिनिमम का सवाल है तो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन वाला तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, ऐसा होगा x1 - 3x2 + 4 x3 डैश माइनस x3 डबल डैश और ग्रेटर देन इक्वल टू 5। फिर इक्वल टू वाले में दो समीकरण आते हैं, एक ग्रेटर देन और एक लेस देन।
ग्रेटर देन की तो जरूरत थी, डायरेक्ट लिख दिया। अब लेस देन वाले को किससे गुणा करके लिखूं? माइनस से। तो ऐसा लिखा जाएगा -x1 प्लस 3x2 माइनस के 4x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -5। ये लेस देन है, होना क्या चाहिए? ग्रेटर देन। किससे गुणा कर लें? माइनस से। तो ये हो गया, माइनस से करेंगे तो -x1 प्लस 2x2, और ये हो गया प्लस 0x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। नहीं है तो लिख तो सकता हूँ 0 से गुणा करके, ताकि फिर घुमाएंगे अभी तो सुविधा रहे, छूटेगा नहीं कोई। और ग्रेटर देन, और क्या हो गया बेटा? 3 हो गया आपके पास। इसमें कुछ करने की जरूरत है क्या? सही है वैसे ये तो ये हो गया 0 इंटू x1, और प्लस कितना हो गया 2 इंटू x2 माइनस 1 इंटू x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, और ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब सवाल बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। भाई जो चिन्ह में अप्रतिबंधित होता है उसको दो चरों के अंतर के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब दो चरों के अंतर के रूप में इसलिए व्यक्त करते हैं कि अप्रतिबंधित है चिन्ह में, तो ये छोटा हो गया तो लेस देन हो जाएगा, और अगर ये बड़ा हो गया तो निशान किसका हो जाएगा? ग्रेटर देन का। तो यहाँ से कंडीशन घूम जाएगी आपके पास। ठीक है, अब इसकी हम क्या बनाएंगे? द्वैत समस्या। तो द्वैत समस्या, ड्वेल प्रॉब्लम। देखो, द्वैत समस्या या ड्वेल प्रॉब्लम, सवाल मिनिमम का है तो क्या बन जाएगा बेटा? मैक्सिमम ZD। बोर्ड पे देखो भैया ना, ये सीख गए सवाल, फिर किस सवाल में कुछ है नहीं। इसके बाद अब क्या होगा? ये वाले कहाँ चले जाएंगे? ऊपर। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5, तो ये हो गया 5W1 माइनस के 5W2, और प्लस कितना हो गया? 3W3 प्लस कितना हो गया? 4W4। अब देखो, अगर इसमें एक चर अप्रतिबंधित है तो जब द्वैत लिखेंगे तो उसमें भी एक चर क्या होगा? अप्रतिबंधित होगा। ये जरूरी है। अब देखो, लिखते ही पता चल जाता है कि कौन अप्रतिबंधित होगा। बताओ, W1 होगा, 5 नहीं, W1। भाई यहाँ देखें तो ये एक बार प्लस में और एक बार क्या? माइनस में, वही सेम। भाई इसमें होता क्या है? जैसे ये अप्रतिबंधित था तो 4 एक बार प्लस में और 4 एक बार माइनस में। तो या तो आप पहली स्टेप में ही दिख जाए तो यहीं लिख दो। अब देखो, नाम ऐसे दे दूं क्या इनको? अब इस 5 को दे दूं मैं W1 डैश, और इसको दे दूं W1 डबल डैश। फिर इनको मिला के लास्ट में क्या लिख देंगे? W। भाई इसने भी तो लिख रखा था x3, वो तो हमने सोल्व करते टाइम इसको ओपन किया है। अब इसको जब सोल्व करके लास्ट में लिखेंगे और फिर नीचे एक लाइन लिख देंगे कि W1 चिन्ह में क्या है? अप्रतिबंधित। तो ये दिख जाएगा। नहीं दिखता तो फिर और बाद में दिखने लग जाएगा, बाद में नाम बदल लेंगे, कोई इशू नहीं है ऐसा। और इसके बाद ये हो गया आपके पास कितना बेटा? 3। तो ये हो गया 3W2 प्लस कितना हो गया? 4W3। ठीक है, सब्जेक्ट टू कंडीशन। सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या होगा सर? क्या होगा? ट्रांसपोज होगा इसका। तो यहाँ से चलेंगे। अब देखो, इसमें भी आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। ये W1 बनेगा, ये W2, ऐसे तो लिखेंगे। देखो, ये 1 -1, ये -3, ये +3, ये 4, ये -4, ये -4 और ये +4, मतलब प्लस माइनस आ रहे हैं। वो यहाँ भी प्लस माइनस आ रहे थे। इसका मतलब W1 कौन सा चर बनेगा? अप्रतिबंधित बनेगा। तो इसको वैसे ही लिख देते हैं W1 डैश और W1 डबल डैश। तो देखो यहाँ से ये हो गया बेटा W1 डैश माइनस W1 डबल डैश माइनस का W2 और प्लस 0W3। ठीक है, अगली लाइन से चलते हैं। तो ये हो गया माइनस का 3 W1 डैश प्लस का 3 W1 डबल डैश प्लस के 2 W2 और प्लस के 2W3। इसके बाद देखो, इस लाइन से चलेंगे तो एक बार डैश वाला ले लो। तो ये कितना है? 4, ये कितना? -4। तो ये हो गया 4W1 डैश माइनस के 4W1 डबल डैश
आगे देखूं तो 0, तो ये हो गया 0W2, और उससे आगे देखें तो -1, और ये हो गया W3। यही हुआ बेटा। अब इस डबल डैश वाले को लिखेंगे तो ये अंदर जाएगा, तो क्या होगा -4, तो ये हो गया -4W1 डैश प्लस के 4W1 डबल डैश, फिर हो गया 0W2, और यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, भाई ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया आपके पास +1W3। मैक्सिमम का सवाल है तो निशान किसके, लेस देन के। अब यहाँ कौन आएगा, यहाँ ऊपर वाले आ जाएंगे, 1 1 1 और -1, तो ये हो गया 1 1 और 1 ही है ना, और ये कितना हो गया -1। अब भी सोल्व तो हो गया, लेकिन थोड़ा और व्यवस्थित करते हैं इसको। और कैसे लिखेंगे देखो इसको बिल्कुल प्रॉपर वे में। ये हो गया मैक्सिमम ZD, एक साथ लिख दूं दोनों को, और क्या नाम दे दूं, W1 दे दूं। भाई ऐसा लिख सकता हूं इसको, देखो ये है क्या 5W1 डैश माइनस W1 डबल डैश। अब अगर इसको मिला के लिखेंगे तो फिर इसकी तरह नीचे बात लिख देंगे लाइन कि W1 चिन्ह में क्या है, अप्रतिबंधित। तो अगर किसी को चाहिए कि अप्रतिबंधित है तो ओपन कर लो 2 के अंतर में। तो ये हो गया आपके पास, कितना लिखूं इसको 5, इसको लिख देते हैं 5W1 प्लस कितना हो गया 3W2 और प्लस 4W3। अब आ जाऊं सब्जेक्ट टू कंडीशन, इन दोनों में से एक कॉमन आ जाएगा, और क्या नाम हो जाएगा इसका W1, इन दोनों से माइनस का W2 प्लस लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं कोई बात नहीं है, W3 लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ देखो कितना कॉमन लेना पड़ेगा, -3 कॉमन लूंगा तभी तो बनेगा बेटा W1 माइनस W1 डबल डैश। भाई W1 डैश माइनस क्या बनेगा W1 डबल डैश, तो -3 तो इन दोनों में से कॉमन ले लिया, और क्या नाम हो गया W1 प्लस कितना हो गया 2W2 और प्लस 2W3 लेस देन इक्वल टू कितना हो गया 1। इसके बाद देखो यहाँ ये है 4, 4 कॉमन ले लेता हूँ 4W1, ये हो गया W2 0 लिख देता हूँ चलो, और ये क्या हो गया W3 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये कितना कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस के 4 W1 0 W2, और ये कितना हो गया W3 और लेस देन इक्वल टू -1। अब लास्ट वाली 2 इक्वेशन ध्यान से देखो, देखिए एक बार और देखो, अगर इसका ये माइनस हटा लूं तो बिल्कुल सेम बन जाएंगे दोनों, और एक लेस देन और एक ग्रेटर देन। तो इन दोनों को मिला के क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू लिख सकते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन नहीं लिखी मिलेंगी, फिर दोनों को मिला के क्या लिखा मिलेगा आपको, इक्वल टू 1। ये आपका W1 W2 W3 ग्रेटर देन इक्वल टू, नहीं वो W2 W3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और W1 क्या है चिन्ह में अप्रतिबंधित। W1 क्या है चिन्ह में अप्रतिबंधित, अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। ये सवाल आपका, तो वापस से भी इक्वेशन बन जाती है कई सवालों में। 2 इक्वेशन एक जैसी हो गई, एक लेस देन और एक क्या हो गई ग्रेटर देन, तो वापस से क्या बन गया समीकरण। करो देखे नोट, एक बार और बता देंगे लास्ट में। हाँ एक से ज़्यादा हो सकते हैं, फिर बहुत बड़ा हो जाता है फिर सवाल। एक के ही 2 होंगे तो 2 4 हो जाएंगे, तो कितने खुलेंगे 4, तो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर सवाल। अभी एक बच्चा पूछ रहा 2 महीने पीछे चल रहे हैं, इसका उपाय बताओ। बताओ भी क्या उपाय करें, कोई मंत्र दूं क्या जाप करने के लिए कि इसका बार बार जप करें बराबर आ जाएंगे। हाँ ये आइडिया भी ठीक है ना, कि मेहनत भी नहीं करनी पड़े, 2 महीने बाद बराबर आ जाएगा। अभी इलाज यही है, पढ़ना पड़ेगा, और तो क्या ही है, पीछे रहने का और तो क्या ऑप्शन है।
तो जब भी चिन्ह में अप्रतिबंधित हो तो दो के अंतर में लिख लो, दो के अंतर में लिख के वैसा ही सवाल बन गया। इक्वल टू था तो दो बन गए इसके, और बाकी वैसे लिख लो। फिर देख लो उसमें दिख जाता है 1 + 1 -5 -5 4 -4 3 -3, वो दिख जाता है आपको कि अंतर है दो का यहाँ, तो वो उसको अप्रतिबंधित बना लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। तो इस सवाल में सारे काम है भी, चिन्ह में अप्रतिबंधित भी है, लेस देन ग्रेटर देन भी चेंज हो रहे हैं, इक्वल टू का साइन है, दो समीकरण भी बन रहे हैं, और दो से वापस से भी इक्वल टू वाला बन रहा है। तो इस सवाल सीख गए, इसका मतलब फिर कोई सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, सारे काम है इस सवाल में। लिखो भाई लिखो, देखिए तुरंत लिखो, फिर अपन वो ट्रक भी तो चलाएंगे, परिवहन समस्या भी तो पढ़ेंगे। फिर मैं निकला गाड़ी लेके, फिर मैं ड्राइवर बनूंगा उसमें, है ना। फिर कहाँ कहाँ किस किस को छोड़ना है स्टॉपेज बता देना मेरे को। लिख लिया क्या भाई सबने? पता नहीं, आधे लोग तो कब भी लिख लेते हैं, आधे मैं अगला सवाल शुरू करता हूँ फिर भी लिखते ही रहते हैं, ये है ना। या तो सब भी धीरे धीरे लिखा करो, है ना, कि जो पहले लिखते थे वो कुछ नहीं करते, मेरी तरफ देखते हैं बस, है ना। या फिर सारे तेज लिखा करो जिससे सब लिख लिए, चलो फिर अगले सवाल पे चलें, है ना। अब इधर देखूं तो दो पेन चल रहे हैं, उधर देखो तो बैठे आराम, सारा लिखा भी लिख के लिखा गया, है ना। ये है, तब क्या करें। एक देख अभी भी ऊपर नीचे हो रहा है ना, और इसका पड़ोसी हाथ में हाथ डाल के बैठा, कभी लिख लिया, है ना। अब क्या करें बताओ। अब एक सवाल लिख रहा हूं जिसको घर पे खुद से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और उसमें एक चर नहीं, कितने चर है प्रतिबंधित है? दो। बड़ा है सवाल सीखने के हिसाब से, है ना। एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन क्या करें, एक बार रिपीट कर दें। लो भी इसी को, या अगले को करें? अगला तो घर पे करोगे ना, अच्छा हाँ चलो, मैं भूल जाता हूँ फिर।
भाई सवाल किसका है? देखो मिनिमम जेडपी का सवाल है, यहाँ कोई इशू नहीं है। जो कुछ भी लिखा हुआ अपन ने देख लिया, नीचे देख लिया कि x1 x2 x3 चिन्ह में क्या है, अप्रतिबंधित। सवाल देख के ये भी पूछ सकता आपसे, इस सवाल में ये पूरा रामलीला न करके डायरेक्ट ही कि कर्षण कौन थे, है ना, ये पूछेगा आपसे कि चिन्ह में अप्रतिबंधित द्वैत समस्या में कौन होगा। W1 W2 W3 में से चिन्ह में अप्रतिबंधित कौन बनेगा, ये भी ऑप्शन में पूछ सकता है। अब देखो यहाँ और सवालों की तरह होते तो बस इतना ही काम करते कि इसके दो बना लेते, एक लेस देन और एक क्या बना लेते, ग्रेटर देन। इक्वल टू के दो बनाते हैं ना, और फिर मिनिमम की जरूरत थी तो मिनिमम में सारे निशान किसके कर लेते, ग्रेटर देन के। लेकिन यहाँ ये लिखा हुआ था कि सर चिन्ह में क्या है, अप्रतिबंधित। तो जब कोई भी वेरिएबल चिन्ह में अप्रतिबंधित होता है तो उसे दो चरों के अंतर के रूप में व्यक्त करते हैं। ये मैंने डेस इसलिए लगाई, कंफ्यूजन नहीं हो कि x3 था तो x3 चिन्ह में अप्रतिबंधित है। आपकी इच्छा हो तो x3 बराबर x4 माइनस x5 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है उसका। लेकिन मैं डेस इसलिए लगा दी पता चलता रहे कि चिन्ह में अप्रतिबंधित कौन था, x3 था। अब x3 देखो चिन्ह में अप्रतिबंधित है तो इसकी जगह तो ये लिख लिया। फिर सब्जेक्ट टू कंडीशन पे आते हैं। सर पहला इक्वेशन किसका है, इक्वल टू का है, पहला समीकरण है आपके पास, तो इक्वल टू के कितने बनेंगे, दो। मिनिमम का सवाल है, ग्रेटर देन वाला तो चाहिए आपको, तो वो तो डायरेक्ट लिख दिया, x3 की जगह दो के अंतर के रूप में लिख दिया, ग्रेटर देन कितना लिख दिया, 5। अब इक्वल टू वाले से एक दूसरा और आएगा, वो कौन सा आएगा, लेस देन का। लेस देन को किससे गुणा कर लेंगे, माइनस से, तो ये माइनस से गुणा करके लिख दिया ताकि वो भी क्या बन गया, ग्रेटर देन बन गया आपके पास। तीसरे पे आ जाओ, इस पे ये लेस देन है, क्या चाहिए बेटा, ग्रेटर देन, तो किससे गुणा कर लें, माइनस से, तो ये हो गया माइनस x1 2x2। अब x3 था नहीं क्योंकि उधर मैट्रिक्स के हिसाब से घुमाना भी अपन को, तो इसलिए क्या लिख लेंगे, 0। तो ये हो गया 0 x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। ये पहले से ही ग्रेटर देन है, कुछ नहीं करना। x1 था नहीं तो 0 लिख लिया, 2x2 x1 वो x3 दो के अंतर के रूप में लिखा जाएगा, तो ये हो गया x3 डैश माइनस कितना हो गया, x3 डबल डैश। सवाल बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, सोल्व होने लायक। अब सोल्व करना है, सोल्व करने का यही तरीका है, इनको ऊपर लगा दो, ऊपर लगा दिया। अब जैसे ही ऊपर लगाया तो मेरे को यहाँ थोड़ा थोड़ा डाउट हुआ कि भाई 5 माइनस 5 दो का अंतर आ रहा है, अप्रतिबंधित चर में भी सेम ही आते। देखो यहाँ 1 है, यहाँ कितना है, -1, मतलब निशान का ही फर्क रहेगा, वैल्यू सेम रहेंगी। यहाँ थोड़ा डाउट हुआ तो बोले इधर चेक कर लेते हैं एक बार, देखिए इधर है क्या, भाई यही तो लिखा जाना है, यहाँ से उठा के यहीं तो लिखना है इसको। तो जैसे यहाँ इसको लिखा 1 माइनस 1, इसमें भी फिर आगे और देख लेते हैं, 3 माइनस 3, 4 माइनस 4, इसका मतलब डाउट अपना पूरा पक्का हो गया कि यही अप्रतिबंधित चर है। किसमें, यहाँ यहाँ सभी में नहीं बने तो नहीं बनाएंगे, फिर क्या दिक्कत है, लेकिन बनेगा ऐसा, ऐसा बनेगा भाई, अपन ने यहाँ बना के ही तो छोड़ा है ना इसको, तो वो अरेंजमेंट होगा ऐसा, वहाँ जरूर होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि अब मैं कुछ कहूँगा फिर, है ना भाई जरूर बनेगा सवाल, सवाल की व्यवस्था ही ऐसी है कि जरूर बनेगा फिर, क्योंकि इक्वल टू दिया हुआ था, तो इक्वल टू से दो वैसे ही बनेंगे, तो जरूर दिखेगा 1 माइनस 1 3 माइनस 3 4 माइनस 4 माइनस 1 माइनस जो भी है प्लस 1, और ये 5 माइनस 5 आपको दिख ही रहा है। अगर पहली बार लिखते समय नहीं दिखा हो किसी को, यहाँ नाम लिख दिया हो W1 W2 W3 और W4, तो भी कोई गलती नहीं है। फिर जब दोबारा इसको देख के ये लिखेंगे तो इन दो को मिला के W1 कह देंगे, फिर इसको W3 कहा था, अब W3 क्यों कहेंगे, इसको W2 कहने लग जाएंगे, और इसको क्या कहने लग जाएंगे, W3। भाई पहले अगर लिख भी दिया हो फ्लो में W1 W2 W3 W4, तो फिर दिख जाए तो फिर दोबारा चेंज कर लेंगे, क्या दिक्कत है भाई। इन दो को W1 W2 कहने की जरूरत नहीं है, एक से ही काम चल जाएगा, तो फिर इसको W2 कह देंगे, इसको क्या कह देंगे, W3। फिर ये वाला फर्स्ट जो कॉलम था पहली रो बन गई, दूसरे की दूसरी रो, तीसरे कॉलम से तीसरी रो, और चौथे से चौथी बन गई, चारों लिख दिए इस तरीके से। मैक्सिमम का सवाल है तो निशान किसका आएगा, लेस देन इक्वल टू का। यहाँ से वैल्यू ले ली बेटा, 1 1 1 और कितनी, -1, वो यहाँ लगा दी नीचे। अब जैसे ही ये लिख दिया, लगा दिया पूरा,
फिर इसको अब दिख रहा है देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो अप्रतिबंधित लग रहा है भाई, दो का अंतर दिख रहा है आपको। तो यहाँ से 5 कॉमन लिख के W1 लिख दिया। यहाँ से सर 1 कॉमन आ गया तो W1 हो गया। यहाँ से सर -3 कॉमन लिया तो W1 डैश माइनस W1 डबल डैश, तो ये W1 हो गया। यहाँ से क्या कॉमन लिया सर 4, और यहाँ से कितना कॉमन लेंगे -4। ठीक है, लिख दिए सारे। फिर ये तो लिख दिया, लेकिन जो लास्ट वाले दो समीकरण देखे तो बिल्कुल सेम, बिल्कुल क्या है सेम, और निशान का फर्क है। और अगर इस माइनस से वापस गुणा कर दें इसको तो एक लेस देन और एक क्या हो जाएगा ग्रेटर देन। और जब एक लेस देन एक ग्रेटर देन हो तो उसका क्या बना सकते हैं समीकरण, तो 2 न लिख के उसका क्या लिख दिया 1। और नीचे ये लिखना जरूरी है कि चिन्ह में W1 क्या है अप्रतिबंधित। अगला लिखो, देखिए सवाल। अगला सवाल देखो बेटा, ये दिया हुआ आपके पास कि मैक्सिमम ZP, मैक्सिमम Z या ZP कह दो, इक्वल टू 3x1 प्लस x2 प्लस 2x3 प्लस 2x3 माइनस कितना है x4। ठीक है, सब्जेक्ट टू कंडीशन है आपके पास 2x1 माइनस x2, 2x1 माइनस x2 प्लस 3x3 प्लस x4 प्लस 3x3 प्लस x4 और इक्वल टू 1। यह है x1 प्लस x2 माइनस x3, x1 प्लस x2 माइनस x3 प्लस x4 इक्वल टू दिया हुआ है 3। बस दो ही कंडीशन है। और नीचे लिखा हुआ x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और फिर कहता है कि x3 और x4 चिन्ह में अप्रतिबंधित है, चिन्ह में अप्रतिबंधित है। तो आराम से करना इस सवाल को, और इसको कर लेंगे तो फिर सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, चाहे सवाल छोटा है या बड़ा है। 2 लिख लेंगे इसके x3 डैश x3 डबल डैश x4 डैश और x4 डबल डैश, फिर आराम से करना। फिर जब ऊपर उल्टा करेंगे तो कौन वापस से अप्रतिबंधित बनेगा वो भी देखना, कौन अप्रतिबंधित बनेगा तो वो भी देखना आपको, और कौन वापस से समीकरण बनेगा। और आंसर भी लिख देता हूँ, आप कहो तो कि सर हम मैच कैसे करेंगे तो वो भी लिख देता हूँ। इसका ड्वेल बनाना आपको, तो ड्वेल मिनिमम ZD, W कह दो चाहे Y कह दो, ये हो जाएगा W1 प्लस 3W2। सब्जेक्ट टू कंडीशन बनेंगी 2W1 प्लस W2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस W1 प्लस W2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और यह है 3W1 माइनस W2 इक्वल टू 2। और ये हो जाएगा W1 प्लस W2 इक्वल टू -1। और Y1 क्या W1 W2 चिन्ह में क्या है अप्रतिबंधित, दोनों ही अप्रतिबंधित बनेंगे इसमें। ये आंसर है, बीच का काम आप खुद से करेंगे भैया, एक सवाल कर लेंगे तो फिर कोई समस्या बाकी नहीं रहेगी। अब देखो थ्योरेटिकल जो सवाल बनते हैं, नोट लगा के कुछ पॉइंट लिख लो थ्योरी के, फिर उनमें बात करते हैं। तो 3-4 पॉइंट लिखेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछे गए हैं पॉइंट ये, कि निम्न में से सत्य कथन है, इस तरीके से पूछ सकता है, आधा पॉइंट सवाल दे देगा,
आधा आंसर बना के ऑप्शन में दे देगा, तो कैसे भी पूछ सकता है। लिखिएगा पहला पॉइंट। सवाल लिख लिया है, उत्तर है ही आपके पास, चेक कर लेना एक सवाल। पहला पॉइंट लिखिएगा, किसी आद्य समस्या की द्वैती किसी आद्य समस्या के द्वैती किसी आद्य समस्या के द्वैती की द्वैती किसी आद्य समस्या के द्वैती की द्वैती आद्य समस्या ही होती है। किसी आद्य समस्या के द्वैती की द्वैती आद्य समस्या ही होती है। The dual of the dual of a primal problem is a primal। भाई किसी भी सवाल को आप इधर से इधर कन्वर्ट करते हो तो ये क्या होगी, आद्य समस्या के द्वैती। अब इसको वापस से बदलेंगे तो इसकी क्या होगी, द्वैती, और बदलेगा तो वापस से यही मिलेगा, तो क्या होगी, आद्य समस्या। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, सेकंड पॉइंट देखो, पूरा लिख देता हूं मैं बोर्ड पे, है ना। सेकंड पॉइंट देखो, किसी आद्य समस्या, पूरा सवाल की तरह लिख लो, इंपॉर्टेंट भी है पॉइंट। किसी आद्य समस्या मिनिमम ZP इक्वल टू CX, मिनिमम ZP इक्वल टू CX, सब्जेक्ट टू कंडीशन दे रखी है आपको, AX ग्रेटर देन इक्वल टू B तथा ऑल X ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही होती है कोई भी समस्या। मिनिमम है तो निशान किसके होंगे, ग्रेटर देन के। अब इसके लिए कहता है आगे देखो, तथा कैपिटल ए एक वास्तविक तथा कैपिटल ए एक वास्तविक M क्रॉस n क्रम की मैट्रिक्स है। ये सबको ही पता है कि भाई क्या बनता है, मैट्रिक्स है ये। तो कैपिटल ए एक वास्तविक M क्रॉस n क्रम की मैट्रिक्स है का X एक सुसंगत हल हो, का X एक सुसंगत हल हो, का X एक सुसंगत हल हो, X एक सुसंगत हल हो, तथा W इसकी द्वैती का, तथा W इसकी द्वैती का, तथा W इसकी द्वैती का कोई सुसंगत हल हो तो, तथा W इसकी द्वैती का कोई सुसंगत हल हो तो, सुसंगत हल हो तो, तथा W इसके द्वैती का कोई सुसंगत हल हो तो CX ग्रेटर देन इक्वल टू B ट्रांसपोज W। या आप ऐसा कह सकते हैं इसे कि ZP ग्रेटर देन इक्वल टू ZD। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भी इंपॉर्टेंट लगाना, बाकी तो ऊपर वाला पॉइंट भी आ जाता आने को तो, लेकिन वो तो सबको ही पता है। देखो सीधा सा मतलब है, कोई सवाल दिया हुआ है, वो सवाल दिया हुआ तो उसका कोई हल भी होगा, तो हल में x1 x2 x3 की वैल्यू आती है। अब उन x1 x2 x3 की जगह क्या नाम दे दिया, कैपिटल X। ठीक है, ये सुसंगत हल है इसका। अब बोले सर सवाल है तो इसकी द्वैती भी होगी, तो द्वैती में कोई W1 W2 W3 की वैल्यू आएंगी सोल्व करेंगे तो W क्या हो गया, इसका कोई सुसंगत हल है। ठीक है, अब देखो जो
सवाल शुरू में होता है वो तो सर सी एक्स वाला होता है, और जब इसकी द्वितीय बना लेते हैं तो वो बी ट्रांसपोज आ जाता है जेड में, और यहाँ भी जेड में, और यहाँ बी ट्रांसपोज होके क्या आ जाता है डब्लू। अगर ये स्थिति अगर आपके पास है, अब देखो x की वैल्यू आपके पास है भाई, सुसंगत है तो x की तो वैल्यू आई है ना, x1 x2 x3 की, वो वैल्यू यहाँ रख देंगे। W सुसंगत है तो W1 W2 W3 की वैल्यू आई होंगी, वो वैल्यू यहाँ रख देंगे। फिर अगर हम देखेंगे तो ये रिजल्ट बड़ा आएगा और ये रिजल्ट क्या आएगा छोटा, या क्या हो सकता है बराबर। तो ये याद रखना बस यही बात कि क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो लिखा हुआ है ये ऑप्शन दे देगा या ये ऑप्शन दे सकता है। अब इसमें एक पॉइंट और बनता है, ये सवाल किसका था, सवाल किसका है मिनिमम का, यही सवाल किसका हो मैक्सिमम का, तो फिर निशान उल्टे आएंगे, फिर निशान क्या आएंगे उल्टे आएंगे आपके पास। करो देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पूरा सेम सवाल लिख लो, थर्ड पॉइंट सेम लिख लो, यहाँ मिनिमम की जगह क्या कर लो मैक्सिमम, और यहाँ साइन चेंज कर लो, मिनिमम की जगह क्या लिख लो मैक्सिमम। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे, पर आप सोचते ही क्या होगा ना, कि बोले सर थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि सवाल को चाहे x से सोल्व करूं चाहे किससे सोल्व करूं w से, उत्तर दोनों में क्या आएगा सेम। तो बोले सर छोटे बड़े कहाँ से आ गए, भाई उत्तर ही तो है, जेड का ही तो मान है, ये जो सवाल दिया हुआ उसका जेड है, ये जो हम बदलते हैं उसका जेड है, लेकिन एक है इसमें भी बराबर। तो इष्टतम हल कब प्राप्त होता है जब बराबर होंगे, भाई ऑप्टिमल सॉल्यूशन कब प्राप्त होगा जब क्या होंगे बराबर। बाकी तो कोई किसी सवाल में नए व्यवस्थित हो रहा हो तो हो सकता है छोटा बड़ा, लेकिन इष्टतम हल कब प्राप्त होगा जब दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, चाहे x से कर किया हो सवाल को चाहे किससे किया हो w से, हाँ बराबर ही रहेंगे, लेकिन किसी बहुत रेयर केस है जिसमें ऐसा होगा, बाकी तो बराबर ही होगा काम तो। तो क्या लिख लो बेटा मैक्सिमम, और निशान चेंज कर लो, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू। कर लिया नोट सबने, अरे लिख लिया क्या बेटा, अब वापस से पॉइंट नंबर लगाओ 4, और वापस से इस वाले को पूरा लिख लो, और यहाँ निशान लगा लो इक्वल टू के, और फिर आगे मैं लिखवाता हूँ एक लाइन।
वो एक ही बात है, किसी के लिख लो मिनिमम मैक्सिमम कोई सा ही लिख लो, है ना, फिर फर्क नहीं पड़ेगा इक्वल टू में। तो दूसरा जो पॉइंट लिखा है वापस से लिख लीजिएगा, चाहे मिनिमम का लिख लो चाहे मैक्सिमम का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बीच में साइन किसका लगा लो, इक्वल टू का। फिर नीचे एक लाइन में लिखता हूँ, लिख लो बेटा, ऐसे जरूरी थोड़ी कि मास्टर लिखे ही लिखे, है ना। कभी कभी तो माफ कर दिया करो मुझे, ऐसे ये है ना कि मास्टर नहीं लिख रहा मैं क्यों लिखूँ, है ना। भाई मैं लिखने को तो एक में ही लिख सकता, 3 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा आपके। नहीं, समस्या तो वही है, समस्या यहाँ आके बदलेगी। यहाँ मिनिमम की जगह मैक्सिमम किया तो ये साइन बदला होगा ना, या चिपका दिया। अरे भाई मिनिमम वाले में तो ग्रेटर देन आता है, मैक्सिमम लिखा तो लेस देन, और बाकी यहाँ। बाकी वैसे याद ये है कि मिनिमम का सवाल है ग्रेटर देन, तो यहाँ भी क्या आएगा, ग्रेटर देन। और याद रखने का यही तरीका है। और अगर मैक्सिमम का सवाल है यहाँ लेस देन, तो यहाँ भी क्या आएगा, लेस देन। सीधा सा कंसेप्ट है। तो समस्या तो वो की वो बनाई रखो, है ना। हल दूसरा निकालेंगे अभी। क्या कह रहा है तू? लिख लिया इक्वल टू, इक्वल टू तक पहुंच गए क्या, जेड पी बराबर जेड डी। अब ये नीचे लाइन लिखो, लिख लिया क्या अब तो। अब लिखो तब, नीचे एक लाइन लिखो, तब दोनों x तथा w, तब दोनों x तथा w क्रमशः है, तब दोनों x कैपिटल X तथा w क्रमशः है आद्य समस्या तथा द्वैती समस्या, आद्य समस्या तथा द्वैती समस्या, आद्य समस्या तथा द्वैती समस्या के इष्टतम हल है, के इष्टतम हल है। भाई चाहे x वाले से सोल्व करें चाहे w वाले से, रिजल्ट दोनों सेम आएंगे। तब हम कहेंगे कि क्या है, इष्टतम हल। यही वैसे क्या कहलाता है, द्वैतता का सिद्धांत कहलाता है, द्वैतता की मूल प्रमेय होती है। तो एक आगे हेडिंग लगाओ, द्वैतता का मूल प्रमेय। पॉइंट नंबर 5 लगा लो, वैसे पॉइंट नंबर 5 लगा के लिखेगा द्वैतता का मूल प्रमेय। द्वैतता का मूल प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ड्युअलिटी। द्वैतता का मूल प्रमेय या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ड्युअलिटी लिखिए। यदि किसी, ये जो अभी अपन ने लिखा है ना WX में, इसी बात को अपन किस में लिख देंगे, थ्योरेटिकल लिख देंगे। यदि किसी आद्य समस्या का, यदि किसी आद्य समस्या का यदि किसी आद्य समस्या का एक परिमित इष्टतम हल, यदि किसी आद्य समस्या का एक परिमित इष्टतम हल विद्यमान हो, यदि किसी आद्य समस्या का एक परिमित इष्टतम हल विद्यमान हो, तो इसके संगत
द्वितीय समस्या का भी, तो इसके संगत द्वितीय समस्या का भी एक परिमित, तो इसके संगत द्वितीय समस्या का भी एक परिमित इष्टतम हल होगा। तो इसके संगत द्वितीय समस्या का भी एक परिमित इष्टतम हल होगा तथा विलोमतः है, आगे लिखिए, तथा विलोमतः या कन्वर्सली, तथा विलोमतः है, तथा विलोमतः है। विलोमतः का मतलब इसका क्या होगा, कन्वर्स भी सत्य होगा। अगर द्वितीय का है तो किसका होगा, आद्य का, आद्य का है तो किसका होगा, द्वितीय का। फिर नीचे वाली लाइन इसी पॉइंट में अगली लाइन में लिख लो, दोनों समस्याओं के उद्देश्य फलनों, दोनों समस्याओं के उद्देश्य फलनों, दोनों समस्याओं के उद्देश्य फलनों, दोनों समस्याओं के उद्देश्य फलनों के मान भी इष्टतम हल पर, दोनों समस्याओं के उद्देश्य फलनों के मान भी इष्टतम हल पर बराबर होंगे, इष्टतम हल पर बराबर होंगे। वही बात है भाई, पीछे अपन ने AX ZD ZP लिखा था। अब दोनों समस्याओं के उद्देश्य फलन क्या है, ZP और कौन है, ZD, बराबर होंगे तो इष्टतम हल हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, यदि किसी छठा पॉइंट होगा ना, यदि किसी आद्य समस्या का हल, यदि किसी आद्य समस्या का हल अपरिबद्ध हो, यदि किसी आद्य समस्या का हल अपरिबद्ध हो, तो उसकी द्वितीय समस्या का हल, तो उसकी द्वितीय समस्या का हल, यदि किसी आद्य समस्या का हल अपरिबद्ध हो तो उसकी द्वितीय समस्या का हल या तो अपरिबद्ध होगा, तो उसकी द्वितीय समस्या का हल या तो अपरिबद्ध होगा अथवा, या तो अपरिबद्ध होगा अथवा कोई हल नहीं होगा, अथवा कोई हल नहीं होगा। इंपॉर्टेंट लगाना छठे पॉइंट के। भाई मान लो कोई सवाल था, उसको x से सोल्व करते हैं, x का मतलब आद्य समस्या, उसमें देखा कि इसका हल क्या है, अपरिबद्ध है। अब कोई देखे भाई इसमें अपरिबद्ध आ रहा तो उधर से करके कुछ हो जाए, तो पहले कन्वर्ट कर लिया, तो x से किस में बदल लिया, W में, मतलब द्वितीय समस्या हो गई। अब जब द्वितीय को भी सोल्व करेंगे, नया सवाल बन गया, तो उसका हल भी वहाँ भी क्या मिलेगा, अपरिबद्ध, या फिर ऐसा मिल सकता है कि सर कोई हल प्राप्त नहीं हो रहा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऑप्शन में ये दोनों लिखे आएंगे फिर, कि परिबद्ध सीमित क्षेत्र आएगा, अपरिबद्ध होगा, कोई हल नहीं होगा, तो इस तरीके से आपको ऑप्शन वहाँ देखने को मिलेंगे। इसके बाद हेडिंग लगाओ नए पेज से, परिवहन समस्या। परिवहन से पहले एक काम और करो, परिवहन से पहले लिखो नियतन समस्या। परिवहन से पहले पढ़ लेते हैं नियतन समस्या। नियतन समस्याएं, या जिन्हें हम कहते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम। नियतन समस्याएं या क्या होती है आपके पास, असाइनमेंट प्रॉब्लम। देखो नियतन समस्या में होता क्या है, मुख्य रूप से नियतन समस्या होता है कार्य और व्यक्ति के बीच का रिश्ता है, कि कौन सा काम कौन से व्यक्ति को दिया जाए और प्रत्येक व्यक्ति को क्या मिल जाए, काम भी मिल जाए। भाई उसकी कैपेसिटी के अनुसार कौन सा काम कौन से व्यक्ति को दिया जाए जिससे खर्चा भी कम हो, काम भी जल्दी हो और हर व्यक्ति को क्या मिल जाए, काम मिल जाए। तो नियतन समस्या में बराबर सा रहता है कि जितने कार्य हैं उतने ही क्या होंगे आपके पास, व्यक्ति होंगे,
और प्रत्येक व्यक्ति को कितना कार्य अलॉट होगा, एक कार्य। तो लिखो ये कुछ बातें हैं इसकी, फिर अपन देखेंगे कैसे अलॉट करें किस आदमी को कौन सा काम, वो अलग तरीका है। नियतन समस्याएं लिखी ली, अब लिखिएगा। नियतन समस्याओं की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। नियतन समस्याओं की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। नियतन समस्याओं की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। नियतन समस्याओं की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं कि एक कार्य। नियतन समस्याओं की विशेषताएं निम्न प्रकार है कि एक कार्य को केवल एक ही व्यक्ति को, एक कार्य को केवल एक ही व्यक्ति को, एक कार्य को केवल एक ही व्यक्ति को दिया जा सकता है, दिया जा सकता है तथा उपलब्ध कार्यों में से, तथा उपलब्ध कार्यों में से कोई भी एक कार्य, तथा उपलब्ध कार्यों में से कोई भी एक कार्य, तथा उपलब्ध कार्यों में से कोई भी एक कार्य किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, तथा उपलब्ध कार्यों में से कोई भी एक कार्य किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। इससे स्पष्ट है कि, इससे स्पष्ट है कि, इससे स्पष्ट है कि इस प्रकार के प्रश्नों में, इससे स्पष्ट है कि इस प्रकार के प्रश्नों में, इससे स्पष्ट है कि इस प्रकार के प्रश्नों में व्यक्तियों की संख्या, इससे स्पष्ट है कि इस प्रकार के प्रश्नों में व्यक्तियों की संख्या कॉमा, व्यक्तियों की संख्या कॉमा कार्यों की संख्या के बराबर होती है। व्यक्तियों की संख्या कॉमा कार्यों की संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ से सवाल भी बनता है कि नियतन समस्या होती है व्यक्तियों की संख्या बराबर कार्यों की संख्या, तो इस स्थिति में कौन सी समस्या होगी, नियतन समस्या। अब वो व्यक्ति भी कह सकता है, कई बार व्यक्ति को साधन कह देगा, व्यक्ति को क्या कह देगा, साधन, ये जो रिसोर्स है जिससे काम हो रहा है, और कार्य कह देगा, या आपको क्या कह सकता है, जॉब कह सकता है कि जॉब ये है और नंबर ऑफ पर्सन या रिसोर्स ये है। तो देखो सिंपल सा देखा जाए तो कुछ ऐसा ही होगा। भाई नियतन समस्या का अगर सवाल देखें तो ये तो होता है ऊपर तो कार्य, और इधर नीचे क्या होगी आपके पास, व्यक्तियों की संख्या। किधर भी लिख दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, व्यक्तियों की संख्या, ये व्यक्तियों की संख्या होगी, इधर क्या होंगे आपके पास, कार्य होंगे। यहाँ इनकी कार्य के हिसाब से, अब ये तो आपको क्लियर है इसके अंदर कि व्यक्तियों की संख्या और कार्यों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। तो हम बेसिक माने तो क्या मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, n मान लेते हैं। तो ये तो हो गया आपके पास, मान लिया कि 1 2 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक मान लिया, n तक। और यही कार्य है अपने पास 1 2 3 और कहाँ तक मान लिया, n तक। इधर रास्ते में जाते हैं तो मान लेते हैं बीच में कौन आता है, i, इधर जाते हैं तो कौन आता है, j। ठीक है। अब इनकी कुछ विशेषताएं लिखी रहेंगी कि भैया मान लो पहला व्यक्ति है, सपोज करो पहले कार्य को 10 रुपये में करता है, तो यहाँ लिखा रहेगा उसकी विशेषता ये है। पहला व्यक्ति दूसरे कार्य को करने के 15 रुपये लेगा। तीसरा व्यक्ति, पहला व्यक्ति तीसरे कार्य को करने के इतने लेगा, तो ये हो गया C1J, और ये कितना हो गया, C1N। ये मतलब घंटे, समय, पैसे, उसकी कोई ना कोई विशेषता कार्य के बीच की लिखी रहेगी उस व्यक्ति की। फिर दूसरे व्यक्ति का पहला काम में मान ली 2 घंटे लेता है, 3 घंटे या 10 रुपये 100 रुपये जो भी है, वो यहाँ बात लिखी रहेगी उसकी सारे कामों के प्रति। तो ये होगा C21, ये होगा C22, और ये होगा C2J, और ये कितना हो गया बेटा, C2N। ठीक है, ये होगा C2J और ये क्या हो गया, C2N। ठीक है। अब यहाँ से चलें, ये I है आपके पास, तो I वाले में चलेंगे तो I1, ये हो गया I2,
यहाँ क्या हो जाएगा आई जे, और यहाँ कितना होगा आई एन। एन वाले की भी एनवें व्यक्ति की पहले कार्य दूसरे कार्य संबंधित जो भी उसके डाटा हैं वो लिखे रहेंगे यहाँ। तो ये हो गया सी एन वन, ये हो गया सी एन टू, ये हो गया सी एन जे, और ये हो गया सी एन एन। इस तरीके के आपको टेबल का सवाल मिलेगा। करो देखिए नोट। लिख लिया क्या सबने? अब देखो भाई, सवाल तो व्यवस्थित कर लिया अपन ने, लेकिन लक्ष्य क्या है, इस सवाल का टारगेट क्या है कि कोई भी काम करा रहे हैं अपन, उसकी लागत या कॉस्ट क्या आनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। तो यहाँ सवाल बनेगा ही किसका, मिनिमम जेड का। तो यहाँ सवाल किसका होगा, मिनिमम जेड का। तो कुछ दो तीन बातें और लिख लो, बाकी इसमें कोई ज़्यादा सवाल है नहीं वैसे इसमें। नियतन समस्या का निरूपण, नियतन समस्या का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो पहले तो क्या होता है, जो कुल लागत है, कुल लागत को क्या करना है, न्यूनतम करना है। कुल लागत को न्यूनतम करना है। देखो पता सारी बातें होनी चाहिए, बीच में से कोई सी बात पूछ लेगा वो। इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि यही सवाल बन रहा है, वो एक बात दे देगा दूसरी पूछ लेगा। तो आपको क्या करना है, इसको अगर लिखना चाहें तो क्या करना है बेटा, मिनिमम जेड। ठीक है, तो ये हो गया समेशन आई इक्वल टू 1 to n, समेशन जे इक्वल टू कितना होगा 1 to n। व्यक्तियों की संख्या और कार्यों की संख्या क्या रहेगी, बराबर। एक व्यक्ति को एक काम मिलेगा, एक काम एक व्यक्ति के द्वारा ही किया जाएगा। इस सिद्धांत पे अपन चलते हैं। तो यहाँ होगा सी आई जे, और ये क्या होगा एक्स आई जे। ये वो तो अभी पीछे लिखा था ना, सी आई जे मतलब उस काम और उस व्यक्ति की क्या विशेषता है, उसकी कॉस्ट क्या है और कौन सा व्यक्ति है। तो इसको आपको क्या करना होता है, न्यूनतम करना होता है। और जहाँ एक्स आई जे का मतलब क्या होता है, एक्स आई जे की दो वैल्यू होती है बेटा इसमें। एक्स आई जे की दो वैल्यू होंगी, एक तो वैल्यू होती है 1 और एक क्या होती है 0।
1 और 0 का मतलब एक काम मिल गया तो 1, काम मिल गया तो क्या हो गया 1। भाई आईवे व्यक्ति को, आई किसको कह दो, व्यक्ति को, तो आईवे व्यक्ति को अगर जेवा काम मिल गया तो वैल्यू कितनी हो गई 1। और एक को एक ही मिलेगा, फिर बाकी सब के लिए अब आईवे व्यक्ति को बताओ और कोई काम मिलेगा क्या, फिर नहीं, तो काम नहीं मिलेगा जो उसके लिए वैल्यू कितनी होगी 0। तो ये भी लिख लो आगे, यदि आईवे व्यक्ति को, यदि आईवे व्यक्ति को, यदि आईवे व्यक्ति को जेवा कार्य नियत किया जाए, यदि आईवे व्यक्ति को जेवा कार्य नियत किया जाए, यदि आईवे व्यक्ति को क्या दिया जाए, आपका जेवा कार्य नियत किया जाए, और आईवे व्यक्ति को, यदि आईवे व्यक्ति को जेवा कार्य नहीं मिलेगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी उस स्थिति में 0। भाई ऐसा तो है नहीं कि एक आदमी 2 काम कर पाएगा। आईवे व्यक्ति को जेवा कार्य नियत नहीं किया जाए, जेवा कार्य नियत का मतलब असाइन, दिया नहीं जाए, नियत नहीं किया जाए, तो ये हो गई आपके पास एक्सरसाइज की कहानी। है क्या कह रहे हैं? क्या पता क्या कह रहे हैं? सवाल कहाँ आएगा, अभी आएगा थोड़ी देर में। हाँ हाँ ले भाई बोल। ये 5 आदमी नहीं, 5 काम है, और ये 5 आदमी, ये मान ले तू है, ये 2 नाक वाला मान लेते हैं ना, ये 3 आँख वाला, ये है ना, इसके 3 आँख और 3 ही नाक है ना, और ये एक रावण है। ठीक है, ठीक है, ऐसे मान लिया। अब इधर सबकी अलग अलग बातें लिखी हुई हैं यहाँ, तूने तेरा अलग ज्ञान दिया जाते ही कि ये पहला काम मैं 100 रुपये में कर दूंगा, क्या है छोटा सा काम है। फिर ये 200, ये इसने अलग रेट बता रखी है, इसने अलग अलग ऐसे बता रखी है। फिर ये आदमी गया कंपनी में, इसने अलग अलग अपनी, वो कहते हैं ना कि भाई जैसे कोई काम करवाते हैं अपन, तो अलग अलग ठेकेदार आते हैं, मकान बनवाते हैं, भाई तुम्हारा दे जाओ रेट चार्ट कि हम पिलर के तो इतने पैसे, छत डलाई के इतनी रेट, बोल देगी अपनी कोटेशन। फिर दूसरा आया ठेकेदार, फिर दूसरा कोटेशन दे जाता है घर पे। फिर शाम को तुम्हारे पापा बैठते हैं, तीनों पांचों को देखते हैं कि मतलब ये पिलर के पैसे ज़्यादा ले रहा है, छत के कम ले रहा है। कई हैं जो छत के ज़्यादा और पिलर के कम, या इससे उल्टा होगा, या कई दोनों के ज़्यादा ले रहे हैं, कई कम ले रहे हैं, फिर कोई प्लस्तर के ज़्यादा ले रहा है। समझते हो ना प्लस्तर, तो समझोगे, लंदन से थोड़ी आए हो है। हाँ समझते हैं ना। मैं लंदन में क्या है, प्लस्तर अमेरिका में ज़रूरत कम पड़ती है, वहाँ लकड़ी वाले घर बनते हैं, तो वहाँ तो प्लस्तर की ज़रूरत कम है, मतलब वहाँ नहीं, समझो क्या पता है ना। अब वो सब अपनी अपनी रेट दे गए और टाइम भी बता गए। अब तुम्हारे पापा शाम को ऐसे तुलनात्मक अध्ययन करेंगे उनका, है ना, कि ये ठेकेदार सबसे ठीक है, भाई छत के थोड़े ज़्यादा ले रहा और वो में काम सही कर रहा है, ठीक है। अब या फिर ऐसा भी करा सकते हैं तुम्हारे पापा कि 5 ठेकेदार है, 5 काम है, पिलर है, छत है, प्लस्तर है, पेंट है, पुट्टी है, जो भी है, ठीक है, अलग अलग काम, बोले अलग अलग को देता हूँ, एक को एक ही काम दूँ जिससे कि काम सही करे, ठीक है। अब निष्कर्ष निकाल लिया कि मैं तेरे को सबसे, तेरे को प्लस्तर दूंगा, है ना, तेरे को तो ऐसे। अब भाई इसको तो क्या दे दिया, प्लस्तर, ठीक है, तो यहाँ इसको प्लस्तर मिल गया। सबके रेट वेट देख के, टाइम भी, कई भाई काम शुरू कर देते, रोज आते ही नहीं काम वाले, वो भी तो है ना, बीच में लटका दिया। फिर पूरा गुणा गणित करके मान लो इसको दे दिया कोई और, कोई छत का, इसको दे दिया और कोई काम, मान लो ये पेंट पुट्टी का, इधर इसको मान लो ये 5वां काम दे दिया, रावण को पहला काम दे दिया कि तू खड्डे खोद और पिलर खड़े कर, है ना। अब ये सोच समझ के तो दिया है ना। अब अगर ये ऐसे नहीं लिखता, ऐसे व्यवस्थित नहीं करता, और तुम्हारे पापा जैसे आते वैसे काम दिए जाते हैं, मतलब उनको तुलनात्मक देखते ही नहीं, तो बात गलत थी फिर तो। अब सही तरीका, तो ये
पूरा उस आदमी का विश्लेषण कर लो, उस काम के प्रति उसका क्या रुझान है, और उसके बाद में काम दो कि पहले आदमी को कौन सा काम देना, दूसरे को कौन सा, तीसरे को कौन सा, चौथे को कौन सा। ठीक है, तो ये है नियतन की समस्या। हुई दूर समस्या, मिल गया काम। प्लास्टर में बड़ी मेहनत लगती है, करके देखना एक दिन, है ना, चिपकाएगा नीचे गिर जाएगा वापस, है ना। तो इतना काम करो, बाकी अगली क्लास में देखते हैं समस्या इसकी क्या है।